हेलो जी, क्या हाल चाल है। हाँ, आप सब लाइव बिल्कुल रेगुलर किया करो। जो 12 वाले बच्चे होते हैं वो तो काफ़ी सीरियस होते हैं। उनकी प्रेजेंटेशन कंपैरिजन। ओके ओके। अच्छा, ऑफलाइन पढ़ाई करते थे, अभी ऑनलाइन कर रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मर्जी पढ़ो, एकदम अच्छे से पढ़ा कीजिए। गुड इवनिंग रागनी। और बताइए, कैसी है हाल चाल आपकी। सब बढ़िया चल रहा है। नोट्स को बहुत बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, तो मल्टीपल टाइम्स नोट को रिवाइज कीजिएगा। जितना ज़्यादा नोट्स को रिवाइज करेंगे उतने अच्छे से आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ओके ओके। ठीक है रोशनी। वेरी गुड। हम लोग तो एकदम मस्त है, आजकल बारिश हो जा रही है तो ऑफलाइन क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। मॉर्निंग में क्लास लेने के लिए हम लोग जाते हैं, एक क्लास लगती है। हाँ जी रोशनी, समझ गए। ठीक है। सर ने आपको बताया था हमारे ऑनलाइन क्लास के बारे में, बहुत अच्छा। अभी अच्छे से क्लास करना आप सब। और जो क्लासेस आपकी छूट गई है ना, वो क्लासेस आप जो आपने बैच परचेज किया है उसको खोलेंगे तो उसमें कंटेंट लिखा होगा। कंटेंट में जाके और सभी सब्जेक्ट का ना कॉलम बना हुआ है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायो का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आराम से उसको खोलेंगे और जो भी प्रीवियस आपका छूट गया है उसको कवर कीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। ऑनलाइन की सबसे अच्छी बात यही है कि अगर कोई चीज़ छूट जाए ना तो वो आप बाद में कवर कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन की सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि अगर एक बार छूट जाए तो फिर करने का मन नहीं करता है। सामने आप बैठे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, और आपने कोई चीज़ छोड़ दिया, मान लीजिए आपका बैकलॉग लग गया, आपने 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास एब्सेंट कर दी, फिर कभी आप गौर करना, वो कोई बच्चा जल्दी कवर नहीं करता है। मन ही नहीं करता है, मन करता है न्यू वाला पढ़ लेता हूँ। और इस चक्कर में क्या होता है कि अगर आपको पुराना वाला अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है तो न्यू वाला आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो वहाँ आपकी गलती है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, सब कुछ जुड़ा होता है। पुराना कंसेप्ट जो आपने पढ़ा वो अगले से जुड़ा होगा, फिर उसका अगला उसके पिछले वाले से जुड़ा होगा। तो साइंस में पढ़ने का मजा तब आता है ना जब आप रेगुलर क्लास करेंगे, है ना। और 11th 12 में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको एकदम रेगुलर मेंटेन करके रखना है। चाहे आप घर में थोड़ा कम सेल्फ स्टडी करो, लेकिन क्लास रेगुलर करो। सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है, बट क्लास उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। क्लास एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। ओके। हेलो पल्लवी। तो क्लास वगैरह मत छोड़ा कीजिए, और कोशिश किया करो कि साथ ही कर ले, क्योंकि मैं जानता हूं अगर छूट जाती है ना तो बहुत दिक्कत है। बट चलिए ठीक है। चलिए आज हम लोग ना बहुत इजी सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और सच पूछो तो एक तरीके से मेरे हिसाब से टाइम पास है और बहुत ही इजी है। खैर, फिजिक्स में क्या टफ, मुझे लगता है मैंने जो भी पढ़ाया होगा, और खासकर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ टफ नाम की चीज़ होती नहीं है यहाँ पे। जो भी आप पढ़ोगे आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल का इजी लगेगा, और ऐसा हुआ भी होगा। आपने जो भी चीज़ पढ़ा है मैं उसको इतने एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ, इतने सारे उस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं हम, कि आपको दिक्कत आई होगी ऐसा मैं मानता हूँ कि हुआ ही नहीं होगा। राइट। तो और अगर कभी हो जाए ऐसा तो वापस से वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर दो, या फिर आप यहाँ पे जब अवेलेबल होते हैं तो बता दीजिए, है ना। ओके। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश के प्रकार। ध्यान देना सभी लोग। मैं सच बताऊं, टाइम पास बातें हैं। सदिश के कितने प्रकार होते हैं, इन चीजों पे जो हम चर्चा करने वाले हैं, वैसे तो एग्जाम में आता है, हमें इसका नॉलेज भी होना चाहिए, बट बहुत ही इजी और टाइम पास चीज है। ठीक है, मैं बताता हूं कि क्या होता है, समझते हैं बारी बारी से सबको। पहला पहला का नाम है पोलर वेक्टर, जिसको बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश यानी पोलर वेक्टर। सुनना, आप नाम पे कंफ्यूज मत होना, है ना, क्योंकि अगर आप नाम को ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, मैं जो बोलता हूं उस बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ऐसा सदिश ना जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है,
अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कि हम कहीं जाते हैं तो जहां से चलना शुरू करते हैं उसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, और जहां पे पहुंच जाते हैं उसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। यस और नो? मान लीजिए आप घर से कोचिंग तक गए, तो आप घर पे चलना शुरू किए, जहां पे आप कोई चीज शुरू करते हैं वो प्रारंभिक बिंदु, और जहां तक आप जाते हैं वो अंतिम बिंदु, राइट? तो ऐसी सदिश जिसकी प्रारंभिक बिंदु होती है, क्या मैं बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? ओके, हाँ, मैं चाहता भी हूं कि आपको, थैंक यू रागनी, तो आपकी, मैं चाहता भी यही हूं कि आपको जो चीज पढ़ाया जाए ना वो एकदम क्लियर हो जाए, तो उसको ना ऐसे एग्जाम्पल में लेने का कोशिश करता हूं ना जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती है। आज मैं 12 वालों को ही पढ़ा रहा था, एक टॉपिक वहां पे आता है शैथिल्य, नाम भी बड़ा उलझा सा है और इसके बारे में लोगों को समझ में भी नहीं आती है। तो आपको पता है मैं उसको ऐसा कंसेप्चुअल एग्जांपल लेके बताया हूं, है ना? उसमें एक्चुअली क्या होता है, मैग्नेट को यानी चुंबक को, ठीक है, और लौह चुंबकीय पदार्थ यानी आप समझ लो लोहा को, ये कैसे मैग्नेट के साथ बिहेव करता है इस बात को पढ़ाना होता है, उसमें इस बात की अध्ययन होती है। तो उनको जब मैं समझा रहा था तो मैंने कहा तुम मुझे मैग्नेट समझो, खुद को आयरन समझो। अब मैं बताता हूं कि क्या क्या हो रही है, और उन चीजों को एक्सप्लेन करके, कोरिलेट करके अपने लाइफ के साथ एकदम इजी वे में समझ में आ जाती है। फिर मैंने उसके फ्रेंड को लिया, उसका जो कुछ होते हैं ना, 2-3 फ्रेंड में एक नेता बनता रहता है, उस जो लीडर टाइप का बनता रहता है, उस फ्रेंड को मैंने एग्जाम्पल में लिया मैग्नेट, और जो बाकी उसके फ्रेंड है उसको मैंने माना कि चलो आप आयरन खुद को मान लो। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ के समझोगे ना तो बहुत मजा आएगा, सच्चाई यही है। तो फिजिक्स को जब भी पढ़ना हो तो एकदम प्रैक्टिकली पढ़ना है, ऐसा होता है क्यों होता है, नहीं समझ में आए तो एक बार प्रैक्टिकल फील करके देख लो, एक बार वो चीज आप करके भी देख सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत आसानी से आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं या अपने आसपास के जीवन में देखते हैं, वहां से कोरिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि सबको आपस में कोरिलेट करें, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ दें और फिर उसको समझ लें। सबसे ईजीएस्ट वे होता है वो, है ना? अब चूंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, सिलेबस तो मैंने बनाया है नहीं, है ना? जो सिलेबस है वही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और वही सिलेबस है जो कंपटीशन मेडिकल और इंजीनियरिंग में आता है। तो सिलेबस को कम करना मेरे हाथ में तो है नहीं, तो थोड़ा कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, बट जो भी चीजें हम पढ़ते हैं एकदम प्रैक्टिकली पढ़ने का कोशिश करते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो और स्पेशल थैंक टू रागनी, आपका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, ध्रुवीय सदिश। देखिए ध्रुवीय सदिश में क्या कहा गया, एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए, छोड़ो बाकी चीज पे आप ध्यान मत दो, ये मार्कर बहुत मोटा हो गया है, ओहो। चलिए, क्या मैं कह रहा हूं, एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु। अब पहले समझो कि निश्चित प्रारंभिक बिंदु का मतलब क्या है। सुनो, मान लीजिए कि ये आपका घर है और यहां से आप अपने कोचिंग गए, यहां, ठीक है, आप घर से चले और कहां गए, कोचिंग गए, ये आपका घर और ये आपका कोचिंग, है ना? तो आप मुझे ये बताओ, आप घर से चल के जब कोचिंग तक गए तो मुझे बताइए आपने चलना कहां से आरंभ किया, घर से, और कहां पर आपकी आखिरी बिंदु, अंतिम बिंदु, अंतिम पड़ाव था, कोचिंग पर। तो मुझे ये बताइए कि जब आप घर से कोचिंग की तरफ विस्थापित किए, विस्थापन तो समझते होंगे, दो बिंदु के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो आप एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित किए, एक जगह से दूसरे जगह चल के गए, तो मुझे बताइए क्या कहीं से आपने आरंभ किया और कहीं पे आपने अंत किया? तो जहां पर भी आपने आरंभ किया, मतलब जिसकी भी एक निश्चित आरंभिक बिंदु है, उस सभी को हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर यानी ध्रुवीय सदिश। एकदम सिंपल, जिसका भी प्रारंभिक बिंदु होता है, जिसका भी एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, उसे बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। सिंपल, ठीक है। चलो, और इसमें और भी देखो, वही लिखा हुआ है, वैसी सदिश जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है। इस पर ध्यान दीजिए, जहां से आप चले वो प्रारंभिक बिंदु, जहां तक आप गए वो अंतिम बिंदु। तो जहां पे जिसका भी, जिस सदिश का भी एक प्रारंभिक बिंदु होता है, एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम कहते हैं ध्रुवीय सदिश। जैसे विस्थापन, घर से आप कोचिंग जाके विस्थापित हुए तो घर पे आपने चलना शुरू किया, जहां शुरू किया वो आरंभ हुआ, यानी वो प्रारंभिक बिंदु है, और जहां तक गए वो अंतिम बिंदु है। तो विस्थापन में एक प्रारंभिक बिंदु है, इसीलिए ये क्या होगा? पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश। यस और नो? अच्छा, अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करे, है ना, जिसकी एक निश्चित बिंदु हो या एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करे। जैसे मैं एक चीज बताता हूं, सुनो, ये है अपना प्रारंभिक बिंदु। मुझे बताइए, क्या ये मेरा प्रारंभिक बिंदु है? हाँ या ना बोलना। क्या यही मेरा प्रारंभिक बिंदु है? कोई आदमी ए से बी तक विस्थापित हुआ तो क्या ए मेरा प्रारंभिक बिंदु है? तो इसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु है, इसका मतलब ये क्या है? ये एक ध्रुवीय सदिश है। और क्या है? निश्चित बिंदु की ओर कार्य करे। जैसे देखिए, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। कोई वस्तु रखा गया है, ध्यान दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको समझ आए कि नहीं। और आपने इस पर बल लगाया। आपको पता है किसी वस्तु को मुझे आगे भेजना होता है तो हम उस पर बल लगाते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स रखा है, आपने उस पर धक्का लगाया। बल लगाना मतलब क्या? धक्का लगाना, पुश करना या पुल करना। तो धक्का देना या खींचना, वही तो होता है बल। तो आपने उस वस्तु पे धक्का लगाया, तो मुझे बताइए क्या एक निश्चित बिंदु पर बल लग रही है? यस और नो बोलिए। तो वही कहा गया कि किसी निश्चित बिंदु पर कार्य करे। देखिए, क्या इस वस्तु में कहां पर बल लग रहा है वो आपको दिख रहा है? यस। तो वैसा सदिश जो जिसका निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है या निश्चित बिंदु की ओर कार्य करती है। देखिए, इस बिंदु पर कार्य कर रही है। आपने ये जो बल लगाया वो एक निश्चित बिंदु पर ही तो लग रहा है। इसका मतलब बल भी क्या है? एक ध्रुवीय सदिश है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विस्थापन। यस और नो? और विस्थापन होता है तो आपको पता है उसमें वेग भी होता है। तो वेग, त्वरण, बल इत्यादि। लॉजिक क्लियर है? जिसका भी प्रारंभिक बिंदु हो, एक जगह से चल के दूसरी जगह गया तो प्रारंभिक बिंदु जिस भी सदिश का होगा वो सब कहलाएगा ध्रुवीय सदिश। तो जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु हो या किसी निश्चित बिंदु की ओर कार्य करे, दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ध्रुवीय सदिश। तो कोई भी चीज शुरू होती है और कहीं पर जाती है, जैसे विस्थापन एक बिंदु से शुरू हुई और अंतिम बिंदु तक गई, तो उसका भी प्रारंभिक बिंदु है। जब आप बल लगाते हैं तो किसी बिंदु पर बल लगती है, वो भी आपका निश्चित बिंदु पर कार्य करती है। ऐसा कोई भी सदिश हो तो उसे हम कहते हैं ध्रुवीय सदिश, यानी पोलर वेक्टर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा। आइए, सेकंड क्या है? सेकंड है अपना अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश को हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, अक्षीय सदिश को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर। क्या होता है एक्सियल वेक्टर, उसको समझो। ये बहुत इजी है समझना। आपको मैं एक बात बताऊंगा, बस आप समझ जाओगे। आपने घूर्णन गति का नाम सुना है? घूर्णी गति या घूर्णन गति? यस और नो? जो वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है, सोच के देखो। आपने घूर्णी गति देखा है? जो वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है, घूर्णी गति। तो मान लीजिए कोई भी चीज वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। देखिए ऐसे, मान लीजिए कुछ भी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो आपको पता है कि वृत्ताकार पथ पर जब घूमता है तो वो किसी बिंदु के सापेक्ष घूमता है। यस और नो? हाँ, उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। यस और नो? ये सब समझो। जब कोई चीज किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है, इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी, और नहीं समझ आए तो मुझे बताइए। कोई भी चीज अगर घूम रहा है ना, घूमने का मतलब कैसा पथ बनाएगा? वृत्ताकार जैसा। तो कोई भी चीज अगर घूम रहा है तो आपको पता है जब कोई चीज घूमता और वृत्ताकार पथ बनाता है तो उसमें एक कहीं ना कहीं केंद्र होती है। दुनिया में कोई भी वृत्त है तो उसमें एक केंद्र तो होता ही है। और आप जानते हैं केंद्र से गुजरने वाली रेखा, केंद्र से जो रेखा गुजरती है तल पर लंबवत, उसे हम कहते हैं अक्ष। नहीं समझ आई? तो आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं उस कमरे में ऊपर का फैन देखो। आपके कमरे में ऊपर सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन में देखिए, क्या आपका जो फैन है उसमें एक रॉड लगा हुआ है? वो रॉड क्या है? अक्ष। और आप देखिए वो रॉड बिल्कुल उस पंखे के केंद्र पर लगा होगा। हाँ या ना? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? अब सुनिएगा। अब तो आप समझ गए होंगे। मुझे समझाना क्या था? मुझे समझाना था बेटा कि अक्ष क्या होता है। तो जब कोई भी घूर्णी गति होती है
तो वो वृत्ताकार पथ पर घूम रही होती है, और वृत्ताकार पथ पर घूम रही होती है तो उसमें केंद्र होता है, और केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो तल पर लंबवत हो उसे अक्ष कहते हैं, और जो भी सदिश अक्ष की दिशा में होती है वो कहलाता है अक्षीय सदिश। सिंपल, नाम से ही स्पष्ट है, अक्ष के दिशा में होना चाहिए। यानी जब कोई वस्तु घूर्णन अक्ष के चारों तरफ घूमती है, वही जब कोई वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो अपने अक्ष के चारों तरफ ही तो घूमेगी। तो राशियां जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई भी चीज जो वृत्ताकार पथ पर घूमती है उसका एक केंद्र होता है, और केंद्र से गुजरने वाली लंबवत जो तल पर लंबवत होती है उस रेखा को अक्ष कहते हैं, और जो भी सदिश अक्ष के तरफ होती है उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। यानी अक्षीय सदिश हमें कहां मिलेगा? घूर्णी गति में। अक्षीय सदिश आपको चाहिए तो मुझे बताइए कैसा पथ बनना चाहिए? वृत्त के जैसा, घूर्णी गति होना चाहिए, घूर्णन होना चाहिए। यस और नो? क्या घूर्णन होगा तभी अक्ष बनेगी, और क्या अक्ष बनेगी तो अक्ष के दिशा में जो भी सदिश होगा उसे अक्षीय सदिश कहेंगे। यानी अक्षीय सदिश कहां देखने को मिलेगा? जहां पर भी घूर्णन की बात होगी। हाँ या ना? जहां पर भी घूर्णन की बात होगी, जैसे आपके पंखे में पंखा घूम रहा है तो वहां अक्षीय सदिश की बात होगी। दरवाजा जब आप खोलते हैं तो दरवाजा भी अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती है, तो वहां पर अक्षीय सदिश की बात होगी। जहां पर भी घूमने वाला प्रॉब्लम आएगा, जहां पर भी घूमने वाली कंसेप्ट आएगी, वहां पर अक्षीय सदिश को देखा जाएगा। यस और नो? यस। तो किसी भी वस्तु को आप घुमा दीजिए, लीजिए ऐसे घुमा दिए, ये लो देखो घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है। तो जब ये घूम रहा है तो बीच में कहीं केंद्र होगा, और केंद्र से गुजरने वाली रेखा, केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा जो तल पर लंबवत हो उसी को कहते हैं बाबू अक्ष। यही अपना अक्ष। और वो राशियां जिसकी दिशा किसके तरफ होती है? अक्ष के अनुदिश होती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षीय सदिश कहते हैं। ये जो आपने बनाया ये क्या था? ये अक्ष था। तो कोई भी ऐसी सदिश है जिसकी दिशा मान लो इस रेखा पर है, इस रेखा की अनुदिश है, मतलब मान लीजिए किसी की दिशा ऐसे है। देखिए आपको पता ना सदिश कैसे बनाते हैं? रोशनी आपको नहीं पता होगा। किसी भी सदिश को जब सूचित करना होता है बेटा तो ऐसे बनाते हैं, एक रेखाखंड है ना, और मतलब एक रेखा पर तीर दिखाते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। ऐसे कहीं पर बना हुआ है, इसका मतलब ये सदिश का संकेत है। सदिश को ग्राफीय विधि से सूचित करने के लिए रेखाखंड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो तीर आप देख रहे हैं ये तो समझ रहे होंगे, कॉमन सेंस की बात है। ये तीर बताता है दिशा। आपको बता दूं, इधर होती है पूरब की दिशा ईस्ट, इधर होती है पश्चिम की दिशा वेस्ट, इधर होती है उत्तर की दिशा नॉर्थ, इधर होती है दक्षिण की दिशा साउथ। आपकी छुट्टी हुई है तो बीच बीच में मैं जो बात बोलूंगा उसको नोट डाउन भी करेंगे और सीखते भी चलेंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे अपने पास 4 दिशाएं हैं, राइट? तो कभी भी दिशा को दिखाना होता है, जैसे मैंने ऐसे बना दिया एक तीर, तो गधा भी समझ जाएगा कि ये ईस्ट का बात कर रहा है। मान लो मैंने कोई ऐसे बना दिया, कोई समझ जाएगा कि नॉर्थ का बात कर रहा है, राइट? तो मैं कह रहा हूं कि अक्ष के दिशा में होना चाहिए। इसका मतलब जिधर भी हो ये सदिश अक्ष पे ही हो। मतलब ये जो अक्ष वाली रेखा आपको दिख रही है तो क्या होगा? या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। इस अक्ष पर ही सदिश बननी चाहिए। यानी जो भी दिशा इस अक्ष के अनुदिश होगी वो सब अक्षीय सदिश होगी। और ऐसा कब होता है? जब घूर्णी गति होती है। और घूर्णी गति में कौन कौन से टर्म आते हैं? जैसे कोई चीज चलता है तो आप विस्थापन बोलते हैं ना, तो कोई चीज जब घूमता है तो उसको कोणीय विस्थापन बोलते हैं। याद करेंगे ये सब बात, पहले भी याद करना है। जब कोई एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित किया तो आप उसे विस्थापन कहते हैं, यस और नो? तो जब कोई चीज घूमता है तो उसमें जो कोण बदलती है उसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं, है ना? उसी प्रकार से विस्थापन के दर को आप वेग कहते हैं, कोणीय विस्थापन के दर को कोणीय वेग कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कोणीय विस्थापन, है ना, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बस यही सब है, देख लीजिए। तो जब कोई भी घूर्णन गति करती है या घूर्णी गति करती है, जो भी कहो आप,
उसमें एक अक्ष होता है, अक्ष के अनुदिश जो भी सदिश आपको मिलेगा उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं अक्षीय सदिश। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं ऐसे प्रैक्टिकल समझने के लिए। आप मुझे बताइए, ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपका पंखा घूमता है ना ऐसे। मैं एक दो एग्जांपल देता हूं। आप ऊपर से देखोगे, मतलब एक पंखा को देखोगे ऊपर से, तो ऐसे क्लॉकवाइज में घूमता है ना, ऐसे इस तरीके से। ऊपर से देखने पे पंखा आपको कैसे घूमता हुआ दिखता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप समझते हैं? घड़ी की दिशा में जो चलता है वो क्लॉकवाइज है ना, घड़ी के विपरीत जो चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज। आपने कभी इमेजिन किया हो ऐसे, ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। और कहां देखा होगा आपने? नट बोल्ट। नट बोल्ट देखे हो? नट बोल्ट को जब आप कसते हैं तो आपने देखा होगा उसमें भी आप घुमाते हैं उसको, वृत्त के रूप में घूम रहा होता है। यस और नो? उन सभी जगह पे अगर आप देखोगे तो अक्षीय सदिश काम करता है। बताऊं कैसे? आप मुझे बताइए, एक छोटा सा बात बताना। पंखा तो आपका घूम रहा है वृत्ताकार में ऐसे, लेकिन आप मुझे बताओ हवा किधर लग रही है? हवा भी वृत्ताकार में जा रही है, हवा आपको नीचे लग रही है। आप पंखे के नीचे बैठे हुए हैं तो हवा आपको नीचे लग रही है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ घूम रहा है वृत्त में, लेकिन उसका जो प्रभाव है उसका दिशा नीचे है, तभी आप नीचे बैठे हुए और आपको हवा लग रहा है। कभी कभी आपने सुना होगा पंखे में कंडेंसर लगा होता है, वो कोई उल्टा लगा दे। यस और नो? कंडेंसर लगा होता है, कोई कंडेंसर उल्टा लगा दे तो पंखा उल्टा घूमने लगता है, तो हम कहते हैं जा हवा ही नहीं आ रहा है। और जब हवा नहीं आ रहा होता है उस वक्त आपको बोला जाता है कि भाई सारा हवा ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने कंडेंसर उल्टा लगा दिया, पंखी उल्टा घूमने लगा, इसलिए सभी हवा ऊपर जा रही है। तो क्या हुआ? वो वृत्त में घूम रहा था लेकिन हवा या तो नीचे आ रहा है या तो ऊपर जा रहा है। उल्टा कंडेंसर लगाने से ऊपर जा रहा है, कंडेंसर आपने सही से लगाया तो नीचे जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, वृत्त में घूमने से उसका इफेक्ट नीचे की तरफ आपको मिल रही है, ये क्या है? उसके अक्ष की तरफ ही तो है। कुछ वृत्ताकार में घूम रहा है, उसके कारण जो भी दिशा आपको मिल रही है ऊपर या नीचे, ये क्या है? अक्षीय दिशा में ही है। यस और नो? और इन जनरल एक बात समझो, जब आप ऐसे घुमाते हैं ना क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, है ना, ऐसे घड़ी के दिशा में आप घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे घड़ी के दिशा में तो आपको उसका हवा यानी उसका प्रभाव नीचे की तरफ मिलेगा। कोई भी चीज ऐसे घूम रहा है तो उसका अक्ष यही है ना, ये वाला लाइन अक्ष है, तो आप ऐसे क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं तो उसका प्रभाव यानी उसका हवा नीचे की तरफ मिल रहा है अक्ष की दिशा में। और अगर वही पंखा आप उल्टा घुमाने लगेंगे तो उसका हवा ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसमें आपको फिर उसमें भी अक्ष की तरफ ही मिलेगा। ये पूरा लाइन अक्ष है, या तो ऊपर लगे या तो नीचे लगे। तो ये अक्षीय दिशा में जो भी होती है वो क्या कहलाता है? अक्षीय सदिश। ऐसा कब मिलता है देखने के लिए? जब कोई वृत्ताकार पथ पर घूमे। आपके पंखे में देखो, पंखा वृत्ताकार घूम रहा है तो उसकी जो हवा है वो अक्ष के अनुदिश यानी आपको नीचे लग रही है, हाँ या ना? सेम नट बोल्ट के साथ होता है ना? आप देखेंगे जब भी नट बोल्ट को आप टाइट करेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा होता है। नट देखो, नट, आप एक बोल्ट को पकड़ो और नट को टाइट करो तो नट को आप कैसे घुमाते हैं? घड़ी की दिशा में ऐसे। यस और नो? अगर याद हो तो, है ना? या बोतल को भी अगर आप बंद करते हैं, बोतल के ढक्कन को बंद करते हैं तो उसी तरीके से ऐसे घुमाते हैं, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज। तो किधर जा रहा होता है वो? नीचे। कभी आप नट को टाइट करते हो तो घड़ी की दिशा में घुमाते हो ना, तो जब इसको घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो नट कहां जा रहा होता है? नीचे की तरफ। और घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो कहां आ रहा होता है? ऊपर की तरफ। तो ये घूम रहा है वृत्त में लेकिन इसका प्रभाव नीचे या ऊपर यानी उसके अक्ष में है, इसलिए उसको भी हम अक्षीय सदिश कहते हैं। यस और नो? तो अक्षीय सदिश का यह फर्क होता है कि कोई वृत्ताकार पथ में भी घूमे तो उसका प्रभाव उसके अक्ष के अनुदिश चला जाए, यानी उसकी दिशा अक्ष के अनुदिश हो जाए, है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय सदिश। तो यही सब छोटा मोटा कंसेप्ट था। तो ऐसा कब मिलता है? जब वृत्ताकार पथ में घूम रहा हो और वृत्ताकार पथ में घूर्णी गति कर रहा हो। तो इसका मतलब यह है कौन कौन सा? कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सब आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये दोनों थोड़ा टिपिकल भी था। अब आगे जो है बहुत इजी है, आ जाओ। समान सदिश। चलो मैं एक बात आपको पढ़ाने से पहले एक छोटा बात बताना चाहता हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। जब भी सदिश की मैं बात करूंगा तो आप दो चीज पे फोकस करेंगे, मान और दिशा। जब भी मैं सदिश बोलूं, मैं नहीं, इस दुनिया में कोई भी आपको सदिश नाम का चिड़िया सुनाई दे तो आप ध्यान रखना, उसमें आपको दो चीज पे हमेशा दिमाग में रखना है, यानी दो चीज हमेशा सोचना है।
वो दो चीज क्या हमेशा सोचना है उसमें, पहला है उसका परिमाण यानी उसका मान, और दूसरा है उसका दिशा, दोनों देखता है। रोशनी परिमाण किसको कहते हैं पता है? जैसे मैं बोलूंगा कि मैं 4 मीटर पूर्व की ओर गया, मैं 4 मीटर पूर्व की ओर गया, तो ये 4 मीटर हो गया उसका मान, मान मतलब परिमाण, और पूर्व की ओर जो मैंने लिखा वो हो गया दिशा। ठीक है, तो मान और दिशा हमेशा दोनों देखेंगे कभी भी सदिश की बात की जाएगी तो। क्लियर है? कभी भी सदिश की अगर बात की जाए तो मान और दिशा दोनों सोचेंगे, दोनों देखेंगे। ऐसा नहीं कि एक को देख के बोल देंगे ऐसा है, राइट? सुनो, समान सदिश, समान मतलब बराबर, इक्वल, यस और नो? इसका मतलब बराबर या इक्वल वेक्टर कब होगा? क्या उसके मान होने से बराबर हो जाएगा? जल्दी बताओ, रागनी बताओ। मैं कहता हूं दो सदिश है, एक है 5 मीटर पूर्व और एक है 5 मीटर उत्तर, बताइए तो दोनों समान सदिश होगा? रागनी बताओ। एक व्यक्ति गया 5 मीटर पूर्व, एक व्यक्ति गया 5 मीटर उत्तर, बोलिए दोनों समान सदिश है? जल्दी बताओ, क्या ये समान सदिश होगा? जब भी सदिश की बात की जाएगी तो आपको परिमाण और दिशा दोनों देखना है। तो मुझे बताइए, क्या ये समान सदिश होगा? नो। वेरी गुड, रोशनी ने कहा नो, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था, सदिश का मतलब सिर्फ इसको नहीं देखना है कि दोनों 5 मीटर गया, दिशा भी समान होनी चाहिए। समान मतलब सब कुछ समान। तो यहां पर मान तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं, इसलिए समान सदिश नहीं है। तो समान सदिश किसे कहते हैं? जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो। यानी अगर मैं कहूं कि एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि 2 मीटर पूर्व की ओर गया, तो भाई साहब जो बी वेक्टर है वो भी तभी समान होगा जब 2 मीटर पूर्व की ओर ही जाएगा। यानी उसका मान भी बराबर होगा और दिशा भी बराबर होगा। कोई भी अगर एक अलग हो गया, या मान या दिशा या दोनों कुछ भी एक अलग हो गया, तो वो असमान सदिश होगा, समान नहीं होगा। फिर चाहे वो कुछ भी हो बट समान नहीं होगा। तो याद रखेंगे, दो सदिश को समान होने के लिए उसका परिमाण एवं दिशा दोनों समान होना चाहिए। समझ में आ गई? तो कभी भी समान सदिश का मतलब उसका परिमाण भी समान, उसका दिशा भी समान। यस, चलिए अगला, असमान सदिश। समझ गए होंगे? असमान का मतलब कुछ भी एक अलग हो जाए, या तो परिमाण अलग हो जाए, या तो दिशा अलग हो जाए, या तो दोनों ही अलग हो जाए, कुछ भी अलग हो जाए, कुछ भी, बस दोनों बराबर ना हो, तो असमान सदिश है ना। जैसे मैं बोलूंगा ए वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर पूर्व की ओर, और मैं बोलूंगा बी वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर उत्तर की ओर। क्या हो गया? दोनों का मान तो बराबर है लेकिन दोनों का दिशा अलग हो गया। तो मान अलग हो जाए या दिशा अलग हो जाए या दोनों ही अलग हो जाए तो उसे बोलते हैं असमान सदिश। फालतू है, अनइक्वल वेक्टर। देख लीजिए, तो इसका मान दिशा दोनों बराबर हो उसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर, जिसका मान और दिशा या दोनों असमान हो उसे बोलते हैं असमान सदिश। डन। नेक्स्ट, समांतर सदिश। समांतर सदिश क्या होता है? समांतर समझते हैं आप लोग? समांतर का मतलब होता है एक ही दिशा में, मान कुछ भी हो, दिशा समान हो। देखिए कैसे, आप बचपन में भी देखोगे समांतर रेखा खींचे हैं कभी? यूं टे टे, है ना, ऐसे टिंग टिंग, आपस में समांतर है। तो समांतर क्या कहता है? दिशा बेटा समान होना चाहिए, चाहे इसका मान समान हो या ना हो। मान समान हो या ना हो, परिमाण अलग हो समान हो, नो प्रॉब्लम। परिमाण समान ना हो लेकिन उसकी दिशा क्या हो? समान हो, तो वो क्या कहलाएगा? समांतर सदिश। अच्छा, और मान भी बराबर हो गया और दिशा भी समान हो गया, तो वो समांतर सदिश है, लेकिन वो समांतर में किस टाइप का है? समान सदिश। लेकिन हां, दिशा समान होना चाहिए, परिमाण समान नहीं होगा तब भी वो समांतर कहलाएगा। तो समांतर सदिश के लिए क्या है शर्त? दिशा समान होना चाहिए। वैसी सदिश जिसका दिशा समान हो, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, परिमाण समान हो या ना हो दोनों चलेगा। दिशा अगर समान है तो वो समांतर सदिश होगा। तो दो सदिश का दिशा अगर समान हो तो इसका मतलब देखिए,
ये ए सदिश बड़ा समान है, ये बी सदिश छोटा समान है। एग्जाम्पल दे देता हूं, ए सदिश है 10 मीटर पूर्व की ओर और ये बी छोटा है उससे, तो बी लिख देता हूं 4 मीटर पूर्व की ओर। दोनों का दिशा समान होना चाहिए। अगर दोनों का दिशा समान है तो उसे बोलेंगे समांतर सदिश। और एक बात आज के बाद दिमाग में सेट कर लेंगे, बोलो बचपन में आप पढ़े होंगे समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना? रोशनी, रागनी, समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 0, 0 होता है, 90 होता है, 60 होता है, 30 होता है, कितना होता है? दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना पढ़े थे आप? याद है कुछ? 0 डिग्री, है ना? तो दो समांतर सदिशों के बीच का कोण भी 0 डिग्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका इस्तेमाल होगा, याद रखेंगे। वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समांतर रेखा के बीच का कोण 0 डिग्री, मैथ में भी है रोशनी, मैथ में भी ये पढ़ना है। दो समांतर रेखा होती है उसके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, जूनियर क्लास में 5, 4, 5, 6 में आ जाता है। खैर नहीं जानते हो तो अभी याद कर लीजिए, समांतर रेखाओं के बीच का कोण होता है 0 डिग्री। समांतर रेखा में दिशा समान होना चाहिए, मान समान हो या ना हो। मान समान नहीं होगा तो समांतर सदिश कहलाएगा, मान भी समान हो गया और दिशा भी समान हो गया तो समान के कैटेगरी में चला जाएगा, समान सदिश कहलाएगा। तो समान सदिश भी एक समांतर सदिश ही है, समान सदिश में भी दिशा समान होती है। तो समान दिशा में हो तो कोण 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। समान सदिश का भी कोण 0 डिग्री ही होता है आपस में, दोनों सदिशों के बीच का। तो याद रखेंगे समांतर में 0 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट, प्रति समांतर। बेटा प्रति समांतर का मतलब होता है उल्टा, प्रति समांतर का मतलब उल्टा, यानी दो सदिश का जो दिशा है वो विपरीत होना चाहिए। ये नहीं कि समांतर नहीं हो, कई बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं कि सर वैसा सदिश जिसका दिशा समान नहीं हो। अरे नहीं, वैसा सदिश जिसका दिशा एक दूसरे का विपरीत हो। क्लियर है? यानी अगर मैं कहूं कि एक सदिश है ये, तो दूसरा सदिश बिल्कुल इसका उल्टा होना चाहिए। नहीं, एक सदिश पूर्व में है तो बेटा दूसरा पश्चिम में ही होना चाहिए। अगर उत्तर या दक्षिण में हो जाएगा तब वो प्रति समांतर नहीं होगा। तो वैसी सदिश जिसका दिशा क्या हो, विपरीत हो। एग्जाम्पल देता हूं, चाहे मान बराबर हो या ना हो, नो प्रॉब्लम, मान सेम हो या ना हो, दिशा विपरीत होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसका दिशा विपरीत होता है उसे हम बोलते हैं प्रति समांतर। और आप जान लो, जैसे समांतर के बीच का कोण होता है 0 डिग्री, वैसे प्रति समांतर के बीच का कोण बेटा इसको भी याद करके रखेंगे 180 डिग्री। जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा उसको याद भी करना है। तो जैसे समांतर के बीच का कोण आप कहते हैं 0 डिग्री, वैसे प्रति समांतर के बीच का कोण होता है 180 डिग्री। ध्यान रखेंगे, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहूं कि ए सदिश है 10 मीटर पूर्व की ओर, तो प्रति समांतर तभी होगा जब वी वेक्टर चाहे मान बराबर ना हो, मान लीजिए 2 मीटर है तो 2 मीटर पश्चिम की ओर होना चाहिए। एकदम उल्टा, एकदम विपरीत, अपोजिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई नॉर्थ है तो उसका जस्ट विपरीत साउथ, कोई ईस्ट है तो उसका बिल्कुल विपरीत वेस्ट। तो बिल्कुल विपरीत होना चाहिए, उसे कहते हैं प्रति समांतर। और विपरीत जब होती है तो कोण 180 डिग्री होता है। समांतर का कोण 0 डिग्री और विपरीत का कोण 180 डिग्री याद करके रखेंगे। ये आपका 11वीं तो छोड़ो, 12वीं में भी 50 बार यूज होगा, तो ध्यान रखना है, विपरीत होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरीके से पूर्व में जा रहा था पहला सदिश, तो दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत पश्चिम में जाना चाहिए। अगर पहला उत्तर में जाता तो दूसरा उसका बिल्कुल विपरीत दक्षिण में जाता। डन? तो याद रखेंगे जो विपरीत दिशा में होती है उसे हम बोलते हैं प्रति समांतर सदिश। चलिए अगला, अभिलंबवत सदिश। अभिलंबवत, अभिलंबवत समझते हैं? परपेंडिकुलर, सब लोग समझ गए? परपेंडिकुलर मतलब जिन दो सदिशों के बीच में कोण 90 डिग्री हो। अभिलंब तो बहुत कॉमन है। वैसी सदिश जो एक दूसरे पर लंबवत होती है अभिलंबवत सदिश कहलाती है। जैसे मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल मैं क्या दूं, ये तो बहुत इजी है, नाम से ही क्लियर है। ये ए वेक्टर, कुछ भी इसका परिमाण हो नो प्रॉब्लम। दूसरा बी वेक्टर, कुछ भी इसका परिमाण हो नो प्रॉब्लम, बस इसके बीच का जो एंगल है बेटा वो 90 डिग्री होना चाहिए।
तो कभी भी आपसे कोई बोलेगा अभिलंबवत सदिश, तो आप समझ जाना कि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। और अभिलंबवत का लिए अच्छा आप जानते हैं ना, दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के टेल को एक जगह रखते हैं। देखिए दोनों का टेल एक जगह है ना, पल्लवी कुछ याद आ रहा है? पहला सदिश ए, दूसरा सदिश बी, दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री। कैसे निकालते हैं दो सदिशों के बीच का कोण? दोनों का टेल या दोनों का हेड एक जगह रखते हैं। देखिए यहां पे दोनों का टेल है, इसका मतलब ये जो कोण बना है वही दो सदिशों के बीच का कोण है। रोशनी, जब भी दो सदिशों के बीच का कोण निकालना होता है तो दोनों का टेल या दोनों का हेड एक जगह रखा जाता है। टेल मतलब पुंछ और हेड मतलब शीर्ष, है ना, तो दोनों को एक जगह रखा जाता है। देखिए ए वाले का देख लो, इस एरो में इस तीर को कहते हैं हेड, इस तीर को कहते हैं हेड और इस पूंछ को कहते हैं टेल, है ना। तो हेड और टेल होता है, इसको हम लोग पुंछ और इसको शीर्ष के नाम से जानते हैं। ओके, तो हेड और टेल कहते हैं। तो जब कभी भी दो सदिशों के बीच का कोण निकालते हैं तो नियम है कि दोनों का टेल या दोनों का हेड एक साथ होना चाहिए। तो देखिए यहां पे दोनों का टेल है, ए का भी टेल है क्योंकि हेड यहां है, और बी का भी टेल है क्योंकि हेड यहां है। तो दोनों जब मिलती है तो उसका जो कोण होता है उसे बोलते हैं सदिशों के बीच का कोण। तो इसमें कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री जब दो सदिश के बीच में कोण बनती है तो उसे बोलते हैं अभिलंबवत सदिश। बचपन से ही सुनते आए होंगे। तो आप मुझे बताओ, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश, उसको समझने में ही थोड़ा आपका बुद्धि लगा होगा, बाकी सब तो सेम है। समान सदिश, मान और दिशा दोनों समान हो। असमान सदिश, मान दिशा या दोनों असमान हो। समांतर सदिश, एक ही दिशा में हो दो सदिश। प्रति समांतर सदिश, एक दूसरे के विपरीत हो। अभिलंबवत सदिश, 90 डिग्री के कोण पर हो दो सदिश आपस में। क्या है? एकदम याद हो गया होगा नाम से ही। नेक्स्ट, ऋणात्मक सदिश, बहुत इजी है। ऋणात्मक सदिश समझ लो, सुनना, ये बहुत जरूरत है आपको समझने की और आगे भी बहुत इसका जरूरत पड़ेगा। सुनना, अगर मैं 10 मीटर, अगर मैं 10 मीटर, आप समझो इस हिसाब से देखना, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अगर मैं 10 मीटर पूरब गया तो अगर मैं 10 मीटर ही पश्चिम जाऊंगा तो वो दोनों आपस में कहलाएगा ऋणात्मक सदिश। मैं क्या कह रहा हूं सुनना, अगर आप, ये आपका ए वेक्टर है और आप 10 मीटर चले तो इतना ही अगर आप, बिल्कुल ना इससे ज्यादा ना इससे कम, पीछे चले तो ये कहलाता है ऋणात्मक सदिश। यानी दोनों सदिश का मान बिल्कुल बराबर होना चाहिए और दिशा विपरीत। 10 मीटर पूरब अगर ए वेक्टर है तो 10 मीटर पश्चिम माइनस ए वेक्टर होगा। मैंने क्या कहा समझे आप? 5 मीटर उत्तर, 5 मीटर उत्तर अगर ए वेक्टर है तो उत्तर का बिल्कुल अपोजिट 5 मीटर दक्षिण माइनस बी वेक्टर होगा। 5 मीटर उत्तर अगर बी वेक्टर है तो -5 मीटर दक्षिण माइनस बी वेक्टर होगा। सदिश में माइनस का मतलब, यानी सदिश में ऋणात्मक चिन्ह लगा देने का मतलब होता है उसका उल्टा। देखो, अगर मैं कहता हूं कि कोई सी वेक्टर है 2 मीटर पूरब तो माइनस सी वेक्टर होगा 2 मीटर पश्चिम। मैं कहता हूं कोई डी वेक्टर है 4 मीटर दक्षिण तो माइनस डी वेक्टर होगा 4 मीटर उत्तर। जो सदिश दिया जाए उसका बिल्कुल उल्टा कर दो, मान या परिमाण जो भी कहते हो आप उसको वही रख के, तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक सदिश। यानी वैसी सदिश जिसका परिमाण समान हो, बेटा यहां पे ध्यान देना, परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, ऋणात्मक सदिश कहलाती है। मैं कभी आपको बोलूंगा कि एक सदिश है 20 मीटर पूरब, एक सदिश है 20 मीटर पूर्व की ओर, ठीक है, तो मुझे बताओ इसका ऋणात्मक सदिश कितना होगा? तो आपको बोलना होगा 20 मीटर पश्चिम की ओर सर। ओके, और मैं बोलूंगा 20 मीटर पूर्व को संकेत में लिखा है मैंने ए वेक्टर, ए वेक्टर बराबर 20 मीटर पूर्व। तो आप बोलोगे सर माइनस ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर में माइनस लगा देंगे तो वो हो गया 20 मीटर पश्चिम। ए वेक्टर है 20 मीटर पूर्व
तो माइनस ए वेक्टर होगा 20 मीटर पश्चिम। सी वेक्टर है 5 मीटर उत्तर, तो माइनस सी वेक्टर होगा 5 मीटर दक्षिण। डन। तो जिसका मान बिल्कुल समान हो लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। तो ए और बी, ए का जस्ट उल्टा है आपका माइनस ए, तो ध्यान रखेंगे कि ये दोनों आपस में कैसा सदिश हो गया, ऋणात्मक। डन। दोनों का मान बराबर रहेगा और दिशा क्या रहेगा, विपरीत। इजी, समझ में आगे बात। चलिए आगे बढ़े। संरेखीय सदिश बहुत इजी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संरेखीय सदिश है ना, संरेखीय सदिश का मतलब क्या होता है पता है, एक ही रेखा पर। बहुत इजी, देखो एक कोई रेखा मैंने खींचा, ठीक है, मैं कहता हूं कि इसी पर मैंने एक सदिश बनाया, इसका नाम रखा ए वेक्टर। मैंने इसी रेखा पर दूसरा बनाया, इसका नाम रखा बी वेक्टर। मैंने इसी रेखा पर सी बनाया। मुझे बताइए तीनों क्या समान रेखा पर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, नाम से क्लियर है क्या, इसमें पढ़ेंगे। संरेखीय, समान रेखा पर हो सदिश, वैसी सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित हो। करेक्ट, अरे हाँ या ना। कोई एक रेखा मैंने खींचा, उस पे एक सदिश ए, दूसरा बी, तीसरा सी, क्या सब एक ही रेखा पर है, संरेखीय सदिश। जो एक ही रेखा पर सभी सदिश बने वो कहलाती है संरेखीय सदिश। नाम से सन मतलब समान, रेखीय मतलब रेखा पे, समान रेखा पे सभी सदिश हैं, उसे बोलेंगे संरेखीय सदिश। यस और नो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। क्लियर। तो ऐसे याद रखना, देखो कितना सिंपल है, हाँ या ना, इजी है। चलिए समतलीय सदिश, अच्छा जैसे वहां पर था समान रेखा पर, ऐसे यहां पर है समतलीय। सम मतलब समान, तलीय मतलब तल पे, जो समान तल पे हो। तल समझते हैं, तल का मतलब हो गया सतह, प्लेन, है ना, सुने होंगे आप, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। नहीं सुने तो आप समझो एक सरफेस है ना, एक सरफेस, जैसे कोई आयत है, लंबाई चौड़ाई दोनों है, कोई भी एक सरफेस बना लो आप, सिंपल। जैसे आप समझो हम आप ग्राउंड पे रहते हैं, आप जिस ग्राउंड पे भी खड़े होंगे वो एक सरफेस है। ये हमारा दीवार एक सरफेस है, लेंथ ब्रेथ दोनों है, देखिए। दूसरा दीवार भी एक सतह है, उसमें भी लेंथ और ब्रेथ है। जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं वो भी एक सरफेस है। छत ऊपर देखेंगे, छत पे भी एक सरफेस है। यस और नो। तो जो एक तल में हो, एक सतह पे हो, आप समझो तल का मतलब होता है सतह, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, उससे एक तल बन जाएगा, है ना। जैसे आपका ये बोर्ड देखो, बोर्ड भी एक तल है, देखिए लेंथ और ब्रेथ दोनों मिलके एक सतह बन गया। तो जो एक ही तल पर स्थित हो वो क्या कहलाएगा, समतलीय। आज ही एग्जांपल से समझाता हूं मैं 3D में बना के। मान लीजिए ऐसा है कुछ, ऐसे बना के देख लो, आपको शायद समझने में इजी हो जाए। तो जो समान तल में स्थित हो वो सभी समतलीय सदिश होते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए एक सदिश यहां है, इसी में एक सदिश यहां है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसमें है मान लीजिए सी वेक्टर, इधर है कहीं डी वेक्टर। अब मुझे बताओ क्या ये एक तल आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला तल है, देखो ध्यान से, ये आपको ऊपर वाला तल दिख रहा है। इस तल में जितने भी सदिश होंगे सब कहलाएगा समतलीय सदिश। जैसे ए और बी दोनों इसी तल में है, ये हो गया समतलीय सदिश। छोड़ो उसको, आप ऐसे समझो, इस बोर्ड का बात करते हैं। एक मार्कर मैंने ऐसे रखा, यहां रख देता हूं, और मैंने मान लो कि मेरा उंगली भी एक वेक्टर है, मैंने ऐसे रखा, क्या दोनों इसी तल पर है, ये दोनों इसी तल पर स्थित है या इसी तल में लाई कर रहा है, क्या कहलाएगा, समतलीय। जो एक ही तल में रहे समतलीय, तल बदल गया वो समतलीय नहीं होगा। जैसे देखिए सी और डी दोनों इस तल में है, समझिए ये वर्टिकल वाला दीवार है, ऐसे समझ लो आप, ये ऐसे, इस वाले पार्ट को देखो, देखिए यस और नो, इस तल में है। मान लीजिए एक और मैं बना देता हूं, लो
ये दूसरे कलर से बनाता हूं, जो एक ही तल में स्थित हो वो सब समतलीय। देखिए मैंने इधर बना दिया ई वेक्टर, लो और बना देता हूं, इधर बना दिया एफ वेक्टर, क्या फर्क पड़ जाएगा? सिर्फ आप ये देखो कि क्या सभी एक ही तल में है, एक तल में जितने हैं वो सब समतलीय है। तल बदल गया, अब वो समतलीय नहीं रहा। अब इसमें आपने ए बी बनाया है, चलो इधर बना देते हैं एक वेक्टर ऐसे जी वेक्टर, चलो अब बोलो ए बी जी, ये इस तल में है तो ये समतलीय है। इधर सी डी ई एफ इस तल में है तो ये समतलीय है, लेकिन ये सी वाला और ये ए वाला समतलीय नहीं है, इसका तल अलग, इसका तल अलग। ये ए और सी दोनों अलग अलग तल में है तो ये समतलीय नहीं कहलाएगा। लेकिन इसमें जितने भी हैं, इस तल में जितने भी स्थित आपको दिख रहे हैं वेक्टर, वो सारे के सारे क्या है? समतलीय। जो एक ही तल में हो, सीधा समझो, यस और नो। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इस वाले बोर्ड जहां पे आपको बोर्ड दिख रहा है ना, ये स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, इसमें मैं जितने भी वेक्टर बना दूं सब समतलीय। चाहे मैं जैसे बना दूं, दिशा से कोई मतलब नहीं है, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, इधर बना दूं, सब इसी बोर्ड के तल में है, समतलीय। फिर मैं इसको बदल के दूसरे दीवार पे बहुत सारे सदिश बना दूं, वो उसका समतलीय हो जाएगा, अब इसका नहीं रहेगा। उस पर आने वाले सारे सदिश उसके लिए समतलीय हो गया, इस पर आने वाले सारे सदिश इसके लिए समतलीय है। तो इसमें जब आप देखेंगे इस तल में जितने भी सदिश है वो इसका समतलीय है, ई सी डी एफ सब समतलीय है। ये फिर अलग समतल हो गया, ये अलग तल हो गया, ये अलग सतह है, तो आपका ए जी बी जो बनाए हैं वो अलग समतल पे है। तो जो एक ही तल में स्थित होता है वो सब आपस में समतलीय सदिश कहलाते हैं, है ना। एक ही तल में रहना, नाम से स्पष्ट है ना, सम का मतलब समान, तल का मतलब सतह, तो समान सतह में रहे, समान तल पे रहे, उसे हम बोलते हैं समतलीय सदिश। जैसे समान रेखा पे हो तो संरेखीय, वैसे समान तल में रहे तो समतलीय। तो आसानी से आप याद रख लेंगे, है ना। तो वही लिखा हुआ है, वैसी सदिश जो एक ही तल में स्थित हो उसे क्या कहते हैं? समतलीय सदिश। तो उसको ध्यान रखना है, बस यही छोटा सा कंसेप्ट है। अब देखिए आपको एक दो और बता देता हूं, छोटा सा कंसेप्ट है। एक है समवर्ती सदिश। समवर्ती सदिश क्या होता है सुन लो, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। ये क्या चीज होती है देखिएगा, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखाता हूं, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये है अपना x, ये है अपना y और ये है अपना z, है ना। तीनों सदिश को देखिए, क्या तीनों सदिश एक पॉइंट पर जाके मिल रहा है? अगर मैं कहूं कि इसको मान लो अगर मैं एक सदिश a, इसको अगर मैं मान लूं एक सदिश b, इसको मैं मान लूं एक सदिश c, तो मुझे बताइए तीनों सदिश आगे या पीछे एक्सटेंड करने से एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है? यस। ए को देखो आप आगे पीछे बढ़ाओ, बी को आगे पीछे बढ़ाओ, सी को आगे पीछे बढ़ाओ, देखो तीनों इसी पॉइंट पे आके मिल रहा है। क्या है? दो या दो से अधिक सदिश अगर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती है तो उसे क्या कहते हैं? समवर्ती सदिश। एक ही बिंदु पर आकर मिले, आप उसे एक्सटेंड करें और वो एक ही बिंदु पर आके मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो तीनों आपको एक साथ इंटरसेक्ट करता हुआ ही दिखे। ये लीजिए, ये लीजिए, अभी देखिए इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड किया, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड किया, आके मिल गया। यानी ये भी कॉन्करेंट वेक्टर है। यानी जो भी सदिश आपने बनाया है, अगर मैं इसको ए सदिश कहता हूं, इसको बी सदिश कहता हूं, इसको सी सदिश कहता हूं, तो ये क्या कर रहा है? तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है। तो तीनों एक ही बिंदु पर आकर प्रतिच्छेदित करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। सिंपल। तो इसी को हमने क्या कहा? समवर्ती सदिश। तो कभी भी कोई भी वेक्टर आप बनाएंगे और अगर उसको एक्सटेंड करके आप देखो, एक्सटेंड करने के बाद वो एक ही पॉइंट पर आकर तीनों मिल जाए, यानी तीनों एक ही पॉइंट पर जब मीट करता है, तब उसे कहते हैं कि वो जितने भी सदिश है वो आपस में कॉन्करेंट है। क्लियर? तो इसका मतलब वो जो वेक्टर आपको दिख रहा है उसको एक्सटेंड करने से उस पॉइंट पर मिलना चाहिए, या फिर तीनों मिल ही रहा हो, जैसे यहां देखिए तीनों एक साथ ही मिल रहा था। तो ऐसे सदिश जो एक पॉइंट पर आकर मिलती है उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक है, छोटा मोटा नाम है तो ये सब ध्यान रखना है। अगला शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब क्या हो गया? शून्य तो आप समझ रहे हो, जिसका मान शून्य हो। वास्तव में शून्य है यानी कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो जिसका मान शून्य हो। अब मुझे बताइए, जब कोई सदिश का मान ही शून्य है, इसका मतलब उसका दिशा क्या होगा? कुछ भी नहीं, अज्ञात। जैसे आप सोचो एक बॉक्स है,
आप इधर खींच रहे हैं 10 न्यूटन के बल से, और मैं इधर खींच रहा हूं, मैं भी 10 न्यूटन के बल से। बोलिए ये बॉक्स किधर जाएगा? आपने इधर खींचा 10 न्यूटन से, मैंने इधर खींचा 10 न्यूटन से, किधर जाएगा बॉक्स? सोचो कॉमन सेंस से, हटाओ वेक्टर। आप ऐसे नॉर्मली कॉमन सेंस से सोचिए, जब आप 10 न्यूटन से आगे खींच रहे हैं, कोई 10 न्यूटन से, एक 10 न्यूटन से दाएं की तरफ खींच रहा है, एक 10 न्यूटन से बाएं की तरफ खींच रहा है, किधर जाएगा? कहीं भी नहीं। अगर ये कहीं भी नहीं जा रही है, इसका मतलब इस पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो चुका है? 10 - 10 कितना आ गया? 0। बताइए इसका कोई दिशा होगा? लेकिन सोचो आप खींचते 10 से और मैं खींचता 15 से, तब तो वो जाता, जिस तरफ बल ज्यादा है उस तरफ, तो उसकी एक दिशा होती। लेकिन जब आपने दोनों बराबर बल लगाया तो किसी दिशा में नहीं जाएगी, वो वहीं पर रहेगी। इसका मतलब क्योंकि बॉक्स को अगर मैंने विराम में रखा हुआ है तो अब ये विराम में रहेगा, यहीं पे रुका हुआ। एक बॉक्स विराम में है और आपने दोनों तरफ से, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ बल लगा दिए, दोनों खींच रहे हैं अपने तरफ, वो विराम में रुका हुआ था, कहीं भी नहीं चला। कोई पूछिए आपसे किस दिशा में जा रही है, किसी भी दिशा में नहीं, तो बताइए यहां पर उसका परिणामी बल कितना बना? 0। दिशा नहीं है, अज्ञात है। तो ऐसी सदिश जिसका मान क्या रहे? 0 रहे, जिसका परिमाण 0 हो और जिसका दिशा ही ज्ञात ना हो। क्यों ज्ञात ना हो? क्योंकि जब उसका मान ही 0 हो गया तो 0 का क्या दिशा? तो जब उसका परिमाण 0 हो और दिशा अज्ञात हो, ऐसे सदिश क्या कहलाती है? ऐसी सदिश कहलाती है शून्य सदिश। तो ये कुछ छोटे मोटे सदिश के प्रकार थे, यही सब है, सब नाम से ये स्पष्ट है। अगर एक बार आप नाम को देखोगे तो आपको साथ साथ ही याद हो जाएगा। समान सदिश और समान सदिश क्या है? नाम में ही सब है। समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश, ऋणात्मक सदिश, संरेखीय सदिश, यही सब था। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, याद रखेंगे। समतलीय एक ही तल में हो, समान तल में हो, नाम से ही क्लियर है ना। समवर्ती एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हो, तो ऐसे नाम से ही बहुत स्पष्ट है। उसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा खुद ही साथ। तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बस हो गया। बाकी टाइम पास बातें ही थी, पढ़ाना था इसलिए मैंने पढ़ा दिया, वरना इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बस नाम याद रखिएगा ताकि आपको समझ में आए कैसा होता है। हाँ, बस 2 बात याद रखिएगा, समांतर सदिश जब होती है तो कोण 0 डिग्री बनता है, और प्रति समांतर जब होती है यानी विपरीत दिशा में जब बनती है तो उसका कोण 180 डिग्री होता है। ये दोनों बार बार इस्तेमाल होगा, इस कोण का हमें इस्तेमाल आएगा, मतलब इस कोण को हम यूज करेंगे। और बाकी जो आपने पढ़ा वो बस एक बार रीड कर लीजिएगा, साथ ही याद हो जाएगा। तो कुछ विशेष बात नहीं थी। तो चलिए बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और अभी आपके मैथ वाले सर क्लास लेंगे, आ चुके हैं, तो बस आप सब रेडी हो जाओ पानी वानी पी के, है ना। और जितना मैंने बताया है एक बार आप देख लीजिएगा, परमानेंट आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय एंड टेक केयर।